अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। हमारा ये प्रोग्राम जिसका टाइटल है कि ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, पूछिए डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए कुछ सवालात लेकर आए हैं जो कि हम डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से हम जानेंगे कि इन सवालात और इनके जवाबात क्या हैं। और आप भी अगर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो वो आप हमसे जो है कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको डॉक्टर इम्तियाज़ हसन का जो है वो इंट्रोडक्शन बताती चलूँ कि डॉक्टर इम्तियाज़ हसन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और 71A जेल रोड पर वाक़या डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आज कुछ सवालात हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जी। पहला क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछूंगी वो ये कि क्या डायबिटीज़ विरासती बीमारी है? डायबिटीज़ जो टाइप 2 है वो डेफिनेटली विरासती बीमारी है। टाइप 2 जैसे हमें पता है कि ये उन लोगों में होती हैं जो जिनकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा होती है, मोटापे का आमतौर पर शिकार होते हैं। और ज़्यादा कॉमन जो 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ का ही शिकार होते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है विरासती बीमारी है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी के वालिदैन में अगर किसी की माँ को, किसी के बाप को या किसी बहन भाई को अगर डायबिटीज़ है टाइप 2 तो उनको होने का चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा होंगे। तो इसमें बहरहाल एक जो गलती और कोताही जो पेशेंट के रिलेटिव वो गलती और कोताही वो ये करते हैं कि वो लापरवाह हो जाते हैं। यानी उनके वो समझते हैं कि अम्मी और अब्बू को डायबिटीज़ है, मुझे तो नहीं है ना, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल होते हैं कि उनको भी हो सकती है। तो ये एक विरासती बीमारी है। लेकिन इसमें अगर आपके हमारे जो नाजरीन में किसी के माँ बाप को, बहन भाई को, किसी एक फ़र्द को डायबिटीज़ है तो वो अलर्ट हो जाएं और अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें, बिल्कुल जो वो लाइफस्टाइल जो डायबिटिक पेशेंट का होना चाहिए। सही। अच्छा, क्या इसमें कोई परसेंटेज या कुछ हमें पता चल सकता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है? जैसे जीन्स का कितने परसेंट रोल होता है इसमें? देखिए, जो जीन्स होती है वो डायबिटीज़ के अंदर एक बुनियादी रोल वो बीज का रोल करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझते हैं किसी जगह पे बीज किसी फल का या दरख्त का अगर डाल दिया जाए तो अगर एनवायरनमेंट वहाँ पे फेवरेबल ना हो तो वो बीज ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब जो ही फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले, फॉर एग्जांपल उसको हम जैसे बीज की मिसाल लेते हैं, अगर आबो हवा अच्छी हो जाए, बारिश हो जाए, नमी मिल जाए तो बीज ग्रो करता है। तो इसी तरह जो डायबिटीज़ के अंदर जीन्स तो होती हैं, ये बीज का रोल अदा करती हैं। तो जो ही जब हम अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम अपनी ग़िज़ा को इस तरह ले आते हैं कि वो अच्छी ग़िज़ा नहीं होती, बैलेंस ग़िज़ा नहीं होती, और दूसरा ये है कि हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तीसरी बात ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये जीन्स के जो बीज हैं ये ग्रो करते हैं, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं ना कि एक ही फैमिली में जिनमें पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, लेकिन बच्चों में से जैसे 2 बच्चों को डायबिटीज़ होगी लेकिन बाकी 3 बच्चों को डायबिटीज़ नहीं होती। उसके पीछे वजह ये है कि वो उनको वैसा इन्वायरमेंट वो अपने आप को दे देते हैं जिनमें उनके वो बीज ग्रो कर जाते हैं, उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है और बाकियों को नहीं। अच्छा, हमारे पास एक केस है, एक पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा, वो आपसे जो है डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन ये है कि माई एज इज़ 23, माई मदर हैड डायबिटीज़ फ्यू ईयर्स अगो। इसमें वही जीन्स वाला जो है उसमें है। प्रेजेंटली आई एम इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। On routine checkup, I was discovered as diabetic. My doctor suggested me to use insulin. I'm very upset and refuse to take it. If I don't take insulin, what harmful effects my baby can have? Can I go to full term? Would insulin be continued whole of my life? Please answer my question. I am very upset. अच्छा, वो जो हमारे जो नाजरीन जो हमें से अंग्रेज़ी में भी जिनको हम समझ, मैं उसमें जो आपने सवाल ये कि मुझे तो ये समझ आ रही कि ये ख़ातून हैं, इनकी प्रेगनेंसी शुरू है, पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू हुआ है और इनका ये डिस्कवर हुआ है कि इनको डायबिटीज़ है। तो डॉक्टर इनको कहा है कि आप इंसुलिन यूज़ करें, तो ये इस चीज़ से खौफज़दा हैं कि मैं इंसुलिन शुरू करूं और कहीं ये मेरे बेबी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया डॉक्टर को। तो अब ये इनका क्वेश्चन है कि क्या मैं अगर नहीं लूँगा तो मुझे क्या होगा।
और दूसरा इनका जो सवाल मेरे ख्याल से जो आपने इसमें ये है कि क्या इनकी प्रेगनेंसी पूरी हो सकती है, और तीसरा जो और सबसे लाजमी सवाल मेरे ख्याल से जो इनको लगता है ज़्यादा कि अगर मैं इंसुलिन का शुरू कर दूँ तो मेरी सारी ज़िंदगी इंसुलिन पे ही रहूँगे। तो ये इनका मेरे ख्याल से क्वेश्चन का बड़ा अच्छा इनका सवाल है। सबसे पहले कि हम ये देखें कि जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिर होती है, ये इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ या उर्फ़े हम GDM कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज़ इट्सेल्फ एक बर्डन होता है फीमेल की लाइफ के अंदर। जब होता है कि उसको इस प्रोसेस के जब थ्रू जाते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो नॉक डाउन हो जाता है कई दफ़ा, यानी उसको वो पूरी तरह उससे निपट नहीं सकता, नबरदाजमान नहीं हो सकता, तो उनका डायबिटीज़ होती है। इन लोगों के अंदर भी फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी खातून या फीमेल हैं जिनके माँ बाप को, बहन भाई किसी को डायबिटीज़ होगी, और एशियन पॉपुलेशन के अंदर हम वी आर हाई रिस्क जो पॉपुलेशन, तो उसके अंदर डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के अंदर होने का चांस होता है। लेकिन ये याद रखें कि जो जिस खातून को प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हुई है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है, हम इसको टाइप 2 की एक्सटेंशन कहते हैं कि इस खातून को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, यानी ये अलर्ट हो जाए। और बहुत सारे मेरे पास जो पेशेंट आती हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल लापरवाह हो जाती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हुई, उसके बाद जो है मेरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर अचानक पता चलता है उनकी ज़ाहिर हो गई। अच्छा। तो ये जो प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिर हुई है, तो ख़वातीन को फ़ौरी तौर पे वो अलर्ट हो जाना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ होने का ख़तरा है मुस्तकबिल करीब के अंदर। तो इसमें एक बड़ी ख्याल करते हैं, जब प्रेगनेंसी फुल टर्म में आ जाती है, प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ख़वातीन जो है वो हाई फैट डाइट्स का इस्तेमाल करती हैं, देसी घी में बने हुए पराठे, पंजीरियाँ, इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करती हैं, और तो समझते हैं हमारी कमज़ोरी हो गई है। उसके बाद ये मोटापे का शिकार होते हैं, मोटापे के शिकार, और वो डायबिटीज़ जो होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। जो इनका जो सवाल है कि क्या मैं इंसुलिन के बगैर इसका गुजारा हो सकता है, तो जवाब है नहीं, कि इनको लाजमी तौर पे इंसुलिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो बेबी का इन्हिसार है वो इंसुलिन पे ही है, कि यानी अगर वो इंसुलिन लेंगी तो इनकी शुगर कंट्रोल होगी, और शुगर जब कंट्रोल होगी तो बेबी फुल टर्म में जा सकेगा, और बेबी को जो है वो अपनी लाइफ में कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं लेती तो बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इनको डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो माँ और बेटे दोनों या बच्चे की दोनों की सेहत को ख़तरा लाहक हो सकता है। अब ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर हमारा जो मेयार है शुगर कंट्रोल का बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। अच्छा। वो मिसाल के तौर हम कहते हैं कि हमें खाने से पहले शुगर 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद 130 से कम होनी चाहिए। तो बड़ी सख्ती से इंसुलिन के साथ कंट्रोल करनी चाहिए। इंसुलिन बिल्कुल सेफ दवा है प्रेगनेंसी के अंदर ख़ास तौर पे। दूसरा है कि फुल टर्म पे जा सकती हैं अगर इंसुलिन पूरी तरह लें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपने उससे राब्ते में रहें, तो ये फुल टर्म पे जा सकती हैं। तीसरा सवाल ये है कि क्या मुझे बाद में भी इंसुलिन जारी रखेगी, तो जवाब है नहीं। जो ही बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब डायबिटीज़ डिस्कवर होती है, तो जब टर्म ख़त्म हो जाती है, तो प्रेगनेंसी जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो आमतौर पे शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो इन ख़वातीन को बाज़ औक़ात हम दवाई बंद कर दी जाती है, और फिर उसके बाद गोलियों पे, या अगर उनकी डायबिटीज़ बाज़ औक़ात लेटर ऑन हो सकती है, लेकिन ये अलर्ट में रहें कि इनको ज़िंदगी में किसी वक्त दोबारा हो सकती है, और अगली अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसमें भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बड़ा ही केयरफुल हमें तरीके से चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने भी बताया प्रेगनेंसी के हवाले से कि उसमें डायबिटीज़ का हो जाना, मतलब कि अगर किसी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, जिसका आपने एक आंसर भी दिया कि बाज़ दफ़ा जो है वो ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन बाद में जो है वो हो सकती है, क्या हम इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते कि हमें प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ ना हो, और उसके लिए क्या प्रिवेंशन? ये देखें, जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ लोड है फीमेल के उसमें मेटाबॉलिक सिस्टम पे, वो तो लोड है। जब लोड आएगा, अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसमें ये करते हैं कि जो प्रेगनेंसी के जो कुछ हफ्ते बाद जब टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो हम बाज़ औक़ात ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं ख़वातीन का। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमें उनको पेशेंट को हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट शुरू कर लिया जाता है। लेकिन इसको जी बिल्कुल आगे नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी मुश्किल है। और उसके फिर यही इक़दामात हैं जो लाइफस्टाइल में कोई उन्हें लाइफस्टाइल में ज़ाहिर है कि उनको खाने पीने में तो ज़ाहिर हम एहतियात और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जो बच्चे के लिए भी ठीक हो, माँ के लिए भी ठीक हो,
और इंसुलिन का जो और रेगुलर मॉनिटरिंग शुगर की होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम इंसुलिन दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा और 4 दफ़ा भी देते हैं ताकि इसका कंट्रोल बेहतर हो, तो क्योंकि हमारा मेयार बड़ा सख्त होता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रेगनेंसी के जो 7वां महीना जब शुरू होता है उसके बाद जो शुगर लेवल अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस दौरान हमें बहुत अपने इनको डॉक्टर से ज़्यादा रब्ता रखना चाहिए और इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाते चले जाने ताकि हम शुगर लेवल को बड़ा टाइटली कंट्रोल में लेके आएँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई या वो डायबिटीज़ उन दिनों है उन्हें, क्या बच्चे को भी आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है या उस दौरान बच्चे को भी हो जाएगी? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ क्या वो डायबिटिक हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मदर को थी तो बच्चे को? अच्छा, बच्चे को खैर टाइप 1 ऐसे तो नहीं होगी। बच्चे को अगर कोई डायरेक्ट अभी कोई ख़तरा नहीं, बच्चा अगर बड़ा होगा इंशाल्लाह तो उसको किसी अपनी उम्र में पहुंचे, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो उसको डायबिटीज़ होने का ख़तरा है। इमीडिएटली पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को डायबिटीज़ होने का ख़तरा नहीं होता, लेकिन एक ख़तरा होता है, उसके बच्चे की शुगर लो हो जाती है क्योंकि माँ को प्रेगनेंसी के अंदर इंसुलिन मिल रही होती है। तो जब भी डिलीवरी के वक्त बाज़ औक़ात जब तक आप हॉस्पिटल में इनसे ख़वातीन की जो डिलीवरी है कोशिश करें अच्छे सेंटर के अंदर हो ताकि बच्चे को रिससिटेट किया जाए। बाज़ औक़ात बच्चे की शुगर काफ़ी नीचे लो हो जाती है तो बच्चे को फौरी तौर पे ग्लूकोज या इस तरह की चीज़ देके उसको रिससिटेट यानी उसको उसके बहाल करना पड़ता है। तो बच्चे की जो इन ख़वातीन की जो डिलीवरी है तो इनकी किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर और किसी अच्छे न्यूनेटोलॉजिस्ट जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं जो ज़्यादा बच्चों के लिए उनके निगरानी में होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल कि अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को जो है वो देते हैं इंसुलिन ही रिकमेंड करते हैं, अद्वियात क्यों नहीं रिकमेंड करते? जो आमतौर पे कुछ अद्वियात है जैसे मेटफॉर्मिन हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ कंडीशन में दे सकते हैं, यानी वो सेफ़ हैं, दी जा सकती हैं। और कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं, रिसर्च हो करती जो इसमें ग्लाइब्राइड वो भी गोली दी जा सकती है, उससे भी कंट्रोल किया जाए। जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर गोली इस तरह की लेकिन दी जा सकती है। लेकिन बेहतर है कि इंसुलिन दी जाए क्योंकि हर अद्वियात के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बच्चे को नुकसान पहुँचाई जा सकती है। तो जो ही किसी ख़वातीन का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, अगर वो डायबिटिक ऑलरेडी है, ये तो है कि इनको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में ज़ाहिर हुई, अगर ऐसी ख़वातीन भी है जिनको पहले से डायबिटीज़ है, अगर वो उनको प्रेगनेंसी हो गई है तो उनका क्या करना है? तो उनको इन ख़वातीन को फौरी चाहिए कि अपने डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि उनको दवाइयों को डॉक्टर उनकी बंद करे जो दूसरी दवाइयाँ जो बच्चे के लिए हार्मफुल है। क्योंकि वो तो फिर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डायबिटीज़ में भी अपना चेकअप नहीं करवा रही तो बच्चे के ऊपर भी इफ़ेक्ट आ सकता है उसका। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे इन खातून ने भी पूछा सवाल में कि अगर इंसुलिन वो ना लगाएं तो क्या क्या जो है वो नुकसानात हो सकते हैं? क्या बच्चे के ऊपर भी कोई नुकसान हो सकता है, बच्चे की सेहत के ऊपर? क्योंकि वो अपनी उनकी शुगर जो है वो नहीं सही हो रही, कंट्रोल में नहीं है, तो बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा? अच्छा, इसमें शुरू से अगर हम देखें ना, बाज़ ख़वातीन को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर उनको डायबिटीज़ होती है तो उनके अंदर बाज़ औक़ात डायबिटीज़ उनको पता नहीं होता लेकिन उनके मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, एबॉर्शंस होते हैं। तो उन लोगों को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अपने डायबिटीज़ का टेस्ट भी करवाएं क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी कॉज है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। और बच्चे के जो मुख्तलिफ अज़ा बनते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो उनके अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो सकती है। अगर सही तरह से कंट्रोल ना किया जाए तो बच्चों का साइज़ बड़ा होता है। यानी हमें बाज़ औक़ात इस तरह भी शक पड़ता है कि अगर किसी माँ का जो बेबी पैदा हुआ उसका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें भी हमें शक है कि शायद ये ख़वातीन या ये खातून जो है इसको डायबिटीज़ हुई है प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये हमें इसका चीज़ों का है कि बच्चों के लाजमी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं अगर कंट्रोल ना की जाए, और दूसरा है कि माँ को भी प्रॉब्लम आ सकती है डिलीवरी के दौरान। सही, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या डॉक्टर साहब जो प्री डायबिटिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर किसी को पता है कि वो प्री डायबिटिक है और प्रेगनेंसी भी चल रही है तो उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है? बिल्कुल, प्री डायबिटिक को देखें, हो सकता है कि ऐसी प्री डायबिटिक अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको हो सकता है उनकी डायबिटीज़ ऑब्वियस हो जाए, ठीक है। तो हमें वही हर वो इकदाम करने पड़ेंगे जो हम डायबिटिक पेशेंट जो प्रेगनेंसी
के साथ होते हैं उनके वही वाले इक़दाम हमें करने पड़ेंगे। सही। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आपसे कि जैसे यहाँ पे भी इन्होंने पूछा हुआ कि क्या मुझे इंसुलिन आगे सारी ज़िंदगी लगानी पड़ेगी या किस तरह से, जैसे अगर एक खातून है जो कि बच्चे की पैदाइश तक तो इंसुलिन लगा रही थी, उन्हें डायबिटीज़ जो है वो उसमें डायग्नोज हुई, लेकिन अब बच्चे की पैदाइश हो गई, बच्चा पैदा होने के बाद क्या उन्हें दवाइयों के ऊपर मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं? क्या वो इंसुलिन ही लगाती रहेंगी? अब क्या होगा? इसमें ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या डिलीवरी के बाद खातून जो है वो इंसुलिन का इस्तेमाल जारी रखेंगी कि नहीं रखेंगी। बाज़ अक्सर औकात होता है कि कई दफ़ा आपकी जो डायबिटीज़ बिल्कुल जो शुगर लेवल नॉर्मल हो जाते हैं विदाउट किसी ट्रीटमेंट के साथ, फिर आपको बिल्कुल आप नॉर्मल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन बाज़ औकात डायबिटीज़ चलती रहती है और आप अगर आप वो खातून बेबी को फीड कराती हैं, उसको बेबी की फीडिंग है, तो हमें हर वो दवाई जो फीडिंग के दौरान बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, हम उसको अवॉइड करते हैं। तो बेहतर है ये खातून फीडिंग के दौरान जब बच्चे को फीड कराएं तो इंसुलिन पे ही रहें तो वो ज़्यादा मुनासिब है, ताकि बच्चे को कोई हार्मफुल उसके दूध के जरिए इफेक्ट ना आ जाए। सही, मतलब उससे फिर कोई जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर टैबलेट्स ले रही होंगी तो उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो टैबलेट का असर दूध के अंदर, माँ के दूध के अंदर आ सकता है, जो बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो भी मेरे जहन में भी आ रही थी कि एक खातून से मैं मिली थी जो कि अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास तो बाकायदा जो है वो चेकअप करवा रही थी और उन्हें जो है वो डायबिटीज़ भी डायग्नोज हो गई, लेकिन वो किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई, वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास ही जाती रहीं और उन्हीं से ही अपनी डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट करवाती रहीं। क्या मतलब ये ठीक उसमें रहता है? बाज़ औक़ात हमारी कुछ जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी ट्रेन हैं, वो अगर उनको बाज़ औक़ात के उनको अक्सर अगर उनको इस चीज़ का इल्म है कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए प्रेगनेंसी में, तो वो उसको मैनेज कर लेती हैं और अच्छी बात है, उसको मैनेज कर लेती है और सिंगल हैंडेडली मैनेज कर लेती है कि उसके गायनी के प्रॉब्लम या उसके बेबी के प्रॉब्लम और डायबिटीज़ को सारा देख लेती है। लेकिन अगर वो किसी डायबिटोलॉजिस्ट की हेल्प ले लें और किसी डॉक्टर की हेल्प ले लें तो उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो लेकिन अगर वो खुद मैनेज कर रहे हैं और शुगर लेवल वेल विद इन लिमिट है तो फिर कोई ऐसी बात नहीं। सही। और इसमें क्या खाने पीने के हवाले से भी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की कि देसी घी और बच्चे की पैदाइश के बाद ये चीज़ें कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं, क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें खुराक का ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल। ये देखें, बहुत सारा हमारा जो कल्चर ऐसे है कि प्रेगनेंसी को एक ओवरलोड समझा जाता है कि लोग कहते हैं कि हमें उनको हर वो ग़िज़ा देनी चाहिए जिसके अंदर हाई कैलोरिक डाइट है और जिसके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर जो ख़वातीन का एक तो वैसे वेट गेन होता है और कुछ उनकी डाइटरी हैबिट ऐसी हो डेवलप कर दी जाती है जिससे उनका वज़न बढ़ जाता है। तो ख़ास तौर पे वज़न बढ़ना और ख़वातीन का फिर वो वापस नहीं आता आमतौर पर डिलीवरी के बाद, जब वो फिर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आती हैं तो वज़न उनका ज़्यादा ही होता है, मोबिलिटी उनकी कम होती है, बच्चों में मसरूफ़ हो जाती हैं, घर में मसरूफ़ हो जाती हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं होती, डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ग्रेजुअली आपने बहुत देखा होगा, अक्सर औकात देखा होगा कि ख़वातीन के अंदर मोटापे की शरह मर्दों की निस्बत ज़्यादा है और वो डायबिटीज़ का शिकार भी मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा हमारे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन। और फिर जो ही होता ये है कि उन मोटापे का शिकार होते हैं तो उनके जोड़ों पे दबाव आना शुरू हो जाता है, जोड़ों के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, चलना फिरना कम होते जाते हैं। तो ख़वातीन को जब हम कहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ है, आप वॉक करें और आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपना वॉक भी कर सकें और इस तरह अपना वज़न भी कम कर सकें। तो इस तरह हम एक नापसंदीदा किस्म की सिचुएशन है, तो हमें पहले दिन से ही वो अंडर सुपरविजन रहें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी प्रेगनेंसी के अंदर डाइट का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट लें, बाद में भी बैलेंस डाइट लें और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपना वज़न जो है वो मुकर्ररा हद से ज़्यादा ना जाने दें। ठीक है। उन्हें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या रूटीन हो एक्सरसाइज की, वॉक की? जो प्रेगनेंसी के अंदर बाज़ ख़वातीन, अगर आपका वो गायनोकोलॉजिस्ट ने या वो अगर किसी को प्रॉब्लम अगर है कि मना नहीं किया उस किसी तो लाइट फिजिकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी के दौरान भी जारी रखी जा सकती है, जो शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद कर सकती है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे लोगों को हम कहते हैं विगरस काइंड ऑफ एक्सरसाइज से अवॉइड करें। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पाँव स्वेल हो जाते हैं,
क्या ये बहुत सारी मैंने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स भी देखे ना जिनके पाँव भी स्वेल हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या वो डायबिटीज़ की वजह से हो रहे होते हैं कि डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से पाँव भी स्वेल हो रहे हैं या कुछ? नहीं, ये डायबिटीज़ की वजह से नहीं होते। बेसिकली होता ये है कि जब बेबी का पेल्विस के अंदर जब बेबी होता है तो जो यूट्रस है वो प्रेशर डालती है, जो वेन्स होती हैं, ठीक है, जब वेन्स पे प्रेशर डालता है तो जो टांगों से जो ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ है वो उसमें रुकावट आती है। अच्छा, तो उस रुकावट की वजह से पाँव के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, तो इसकी वजह से ये पाँव में सूजन आ सकती है। सही। चलिए अभी हम दोबारा भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, अभी हमारे पास एक और केस है जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक है जो कि हम लेने जा रहे हैं, तो फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। और ऐसी ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो एक दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब व तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही है। आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग अभी एक कमेंट में मैं देख रही थी कि किसी ने पूछा हुआ कि डॉक्टर एजाज हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर एजाज जो है वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो जो है वो पाकिस्तान में ही है। हाँ जी, पाकिस्तान में तो है लेकिन वो बाहर कहीं गए हुए हैं, पाकिस्तान में ही है, तो वो फिर इंशाल्लाह हमें फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और अभी हम डॉक्टर साहब से जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से, प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज़ पे बात कर रहे हैं, तो इनसे कुछ और सवालात हैं जो पूछने हैं, फिर उसके बाद हम अगला केस जो है वो डिस्कस करेंगे डॉक्टर इम्तियाज़ से। डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए?
देखिए प्रेगनेंसी के दौरान हमें जैसे HbA1c टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट है, एक तो एट द स्टार्ट प्रेगनेंसी होना चाहिए ताकि उसके पता चले कि उसका कंट्रोल क्या है और कंट्रोल को मॉनिटर करते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रोलॉजिस्ट बाज़ रिकमेंड करती है कि आप इवन कुछ केसेस के अंदर आप वीकली भी A1c करवाएं। अब नॉर्मली हम 3 महीने बाद या 4 महीने बाद करवाते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि पॉइंट ऑफ केयर के कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट मिल रही है कि नहीं, तो इसको हम फ्रिक्वेंटली करवाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी जो बात जो इसमें है कि हमें पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल, यानी जो ये ऐसा एक ग्लैंड है जो गर्दन के ऊपर होता है, बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी के अंदर ये इसका फंक्शन इफेक्ट होता है, तो हम उसको भी टेस्ट करना चाहिए, यानी तो आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कौन सा टेस्ट है, थायराइड प्रोफाइल। ठीक है, और ये क्या हर डायबिटिक, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये टेस्ट जो है वो होंगे? इवन जो डायबिटिक नहीं उनको भी करवाना चाहिए। अच्छा, आपने एक और भी बताया कि HbA1c हमें वीकली बेसिस पे भी करवा सकते हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर हम जो आपका डॉक्टर रिकमेंड करे तो हम करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक और जो टेस्ट है जो बाज़ औक़ात बड़ा ख़राबी का बायस बनता है, वो हम ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट के अंदर जिनके अंदर डायबिटीज़ पहले से चल रही है कि उनकी आँखों का पर्दे का मुआयना किसी आई स्पेशलिस्ट से, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये होना चाहिए फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसको हम कहते हैं आँख का पर्दा वो देखा जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आँख की खुदा न खासा थोड़ी सी भी बीमारी हो तो प्रेगनेंसी की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से वो वर्स हो जाती है। तो उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ये A1c टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल और फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन ये करवाते रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डायबिटिक पेशेंट बाज़ औक़ात हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर उनका रेज़ कर जाता है। तो प्रेगनेंसी का और डायबिटीज़ के अंदर अगर डायबिटिक पेशेंट है, प्रेग्नेंट भी है और ब्लड प्रेशर भी है, और जो है इसके साथ उनकी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और अक्सर औक़ात फिर हम इसके साथ यूरिन भी टेस्ट करते हैं प्रोटीन के लिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं कि ब्लड प्रेशर के साथ, प्रोटीन यूरिया के साथ, तो प्रेगनेंसी के साथ, तो ऐसे हम क्राइसिस में जा सकता है पेशेंट। तो हमें बड़ी एक निगरानी में रखना पड़ेगा ऐसे पेशेंट को, सबको रखना चाहिए, क्योंकि जब भी देखें कि पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और वो डायबिटिक भी है और हाइपरटेंसिव भी है, तो फौरी तौर पे फिजिशियन के और गायनाकोलॉजिस्ट दोनों के अंडर केयर होना चाहिए। दिस इज टीम वर्क। तो टीम वर्क के साथ अगर चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होने के, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ पे कम ही ऐसा होता है कि हम आँखों का भी टेस्ट करवा रहे हों प्रेगनेंसी के दौरान, अगर डायबिटिक हैं या वैसे भी कम ही ये टेस्ट भी करवाए जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है, हमें करवाने भी बिल्कुल करवाने चाहिए। यही तो इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस दें कि आपको अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है डायबिटीज़ के साथ। डायबिटीज़ के साथ हमने कैसे चलना है, इसका कैसे इसके साथ मुकाबला करना है, इसके साथ अपनी लिविंग को कैसे बेहतर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी यही है कि ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ। तो एक और सवाल डॉक्टर साहब जो आपसे मैंने पूछना है कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको मैंने देखा है कि उनको प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी होने में भी रुकावट आ रही होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती। इसमें क्या पीछे क्या डायबिटीज़ का कोई रोल है या किस तरह से? ये बड़ा कॉमन रोल है कि इसमें कि ख़वातीन हमारे पास आती हैं, डायबिटिक जो पेशेंट होती हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, वो प्रेगनेंसी के जा रही होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी है वो नहीं होती और कंसेप्शन नहीं होती, और उसके साथ बाज़ अगर होती है तो इनिशियली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसे सारी ख़वातीन को जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं और वो कंसेप्शन की चाहती हैं, तो उनको चाहिए कि अपने जो डायबिटीज़ का कंट्रोल है वो बहुत टाइट करें। जितना A1c अपना बेहतर रखेंगे 6.5 से नीचे, ठीक है, तो उसको जो है उनके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक बुनियाद है कि अगर शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल होगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी के कामयाब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल, शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसका कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि टाइप 1 जो डायबिटिक्स हैं और जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, इन दोनों में से ज़्यादा किस में जो है वो रुकावट आ रही होती है, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के साथ या टाइप 1 देखिए, डायबिटिक? अगर अनकंट्रोल है ना तो दोनों में रुकावट आ सकती है। टाइप 1 में के अंदर भी आता है, टाइप 2 के अंदर एक बहुत एक बड़ा सोशल इशू आता है हमें जी जी कि
बहुत सारे, जैसे पिछले दिनों में एक केस था कि जो टाइप 1 बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी होती है तो उनके जो ससुराल है या उनके जो इन लॉज हैं वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि हम एक डायबिटिक लड़की से शादी करते हैं। पहले तो बेचारी की शादी का भी इश्यूज़ आते हैं, वो सोशल इश्यूज़ आते हैं। अगर होती है तो वो समझते कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है प्रॉब्लली उसी को भी डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये एक मिथ है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टाइप 1 है तो अगर बच्चे को अगर होगी तो उसको लेटर स्टेजेस पे हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि उसके फ़ौरन बाद, उसकी प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद जब बच्चे अगले बच्चे को लाजमी तौर पे होगी। सही डॉक्टर साहब, मैंने तो बाकायदा ऐसे लोग भी देखे जिनका जो है वो रिश्ता होता है, कहीं मंगनी होती है, जब बाद में पता चलता है कि अच्छा इसको डायबिटीज़ है, वो मंगनी तोड़ देते हैं। हाँ, तो ये एक मिथ है, स्टिग्मा समझा जाता है कि डायबिटीज़ होना। और कई मेरे पास आती हैं बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ होते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि हमने उसके इन लॉज को नहीं बताया हुआ इसको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो अब क्या बनेगा। मैंने कहा आप उनको जब भी आप बताएं सच बता दें, अगर सच के साथ एक्सेप्टेंस वो करते हैं तो ठीक है, तो बात को उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा एक और जो बड़ी हर्डल आती है, ख़ास तौर पे लड़कियों में, वैसे तालीम उतनी अच्छी नहीं है, कम है, लड़कियां तालीम कम हासिल करती हैं, और जब डायबिटीज़ हो जाती है टाइप 1 में तो और वो पीछे रहती हैं, वो अपने आप को नहीं करती, ज़िंदगी की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहती। तो इनका एक सोशल इशू ये है कि इन लड़कियों को, इन बच्चियों को चाहिए कि अपनी मैक्सिमम एजुकेशन हासिल करें, प्रोफेशनल एजुकेशन लें, ताकि अपने पाँव पे भी खड़ा होने के काबिल हो सकें। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है कि इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे अगर कोई लड़की है जिसको डायबिटीज़ है तो उसके कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस में कमी आती है, लेकिन आप ये देखें हमारे पास रोल मॉडल्स कितने हैं। ख़वातीन में अगर डायबिटीज़ का 1-2 रोल मॉडल जिस वक्त हमारे इस वक्त लिविंग वर्ल्ड के अंदर हैं, जो यूके की जो प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे, वो टाइप 1 डायबिटीज़, अच्छा वो टाइप 1 है, और वो देखें कि वज़ीर आज़म के ओहदे पे पहुंची हैं, और इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि, और ये सबके लिए एक रोल मॉडल है, इंसुलिन पे हैं। दूसरी है बहुत मशहूर अदाकारा ज़ेबा बख्तियार हैं, वो भी डायबिटिक हैं, टाइप 1 डायबिटिक हैं, 15 साल की उम्र से उनको डायबिटीज़ हुई है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, अदाकार के तौर पे उस अपन मनवाया। तो हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, और इस तरह दुनिया में, बाहर मगरबी दुनिया में, अमेरिका के अंदर बहुत सारे टाइप 1 खिलाड़ी हैं और एक्टर्स हैं जो दुनिया में किसी दौर से पीछे नहीं रहे। तो लेकिन उन्होंने इसको एक नॉर्मल पैरेलल लाइफस्टाइल के तौर पे लिया और इसका मुकाबला किया और अपनी हर चीज़ को अचीव किया जो एक नॉर्मल आदमी अचीव कर सकता है। कि हम डायबिटीज़ के साथ बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ अगर सही, डायबिटिक पर्सन जो है अगर अपनी लाइफ को सही गुजारता है तो वो एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है, क्योंकि डायबिटीज़ डिमांड्स डिसिप्लिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक हो गया, एक और केस है डॉक्टर साहब जो कि आपसे भी मैं डिस्कस करती हूँ और चाहूँगी कि इस पर भी आप हमें कुछ बताएं। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि आई एम 45 years of age, I am using oral tablets regularly, I have very good control of my whole day blood sugar, but only problem is that my fasting blood sugar levels are on higher sides. What should I do to control the fasting blood sugar? कि इसमें एक चीज़ इन्होंने जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर की बताई हुई है कि मेरी वो कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए कि वो कंट्रोल में आ जाए। जैसे आपने भी बताया कि ये टाइप 2 डायबिटिक है, ये भी बताया, हाँ साथ ओरल टैबलेट्स ले रहे हैं, कहते कंट्रोल रहती है, सारा दिन मेरी शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल में रहती है, लेकिन जो प्रॉब्लम आता है फास्टिंग में, फास्टिंग इनकी हाई आती है। देखिए जो फास्टिंग है ना, उसकी 2 वजूहात हैं बुनियादी तौर पे। हमारा जो डायबिटिक जो पर्सन हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर उनका जो लिवर है ये वो फैक्ट्री है जो रात को खुलती है। अच्छा। ये फैक्ट्री है रात को ग्लूकोज बनाती है, मतलब कि वो दिन में नहीं बनाएगी ज़्यादा, उसकी जो प्रोडक्शन या ग्लूकोज प्रोडक्शन है उसकी बुनियादी वजह है, क्योंकि रात को हम देखिए हम खाना खाते हैं और खाना खा के सो गए और हमारी रात लंबी है, तो हमारा सारी रात जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, तो हमारा लेवल जो लिवर है यानी जिगर है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है उसको खून के अंदर शामिल करके। तो इन लोगों के अंदर जो डायबिटिक के अंदर ये जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ये अनचेक्ड है, चलता ही जा रहा है, चलता ही रात को बनता ही जा रहा है। एक खाना खाया होता है, एक जो लिवर से ग्लूकोज आता है
ठीक है। तो जो दोनों जब ये नदियाँ मिलके एक दरिया का रूप धार लेती हैं तो सुबह जो फास्टिंग है वो हाई आ जाती है। अच्छा। तो ऐसे अफराद को ये चाहिए कि इसको कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। अच्छा, इसमें जो बुनियादी तौर पे जो हम एक चीज़ है कि बाज़ औक़ात एक और प्रॉब्लम होता है ख़ासतौर पर टाइप 1 में, उसको एक सोमोगा इफ़ेक्ट कहते हैं। सोमोगा इफ़ेक्ट होता है कि ऐसे पर्सन होते हैं कि उनकी जो शुगर है वो रात को मिडनाइट पे कहीं नीचे लो होती है, सही, और वो रात को उठते हैं तो 1:30-2 बजे के करीब उनकी शुगर कम होती है, बहुत लो लेवल पे होती है, और वो लेकिन जब सुबह देखते हैं तो उनकी हाई होती है। होता ये है कि जब रात को शुगर लो होती है तो उनका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जो वो उनका वो ग्लूकोज को सर्कुलेशन में ले आता है, तो उसकी वजह से वो ये कर ये होते हैं कि उनकी फास्टिंग ज़्यादा होती है, वो अपनी डोज बढ़ाते चले जाते हैं, वो और हाइपो होता है मिडनाइट तो और उनका ग्लूकोज बढ़ता है। अच्छा। तो ये बड़ा, इसलिए जिन लोगों में ये हो रहा हो उनको चाहिए कि अपने मिडनाइट ब्लड शुगर लेवल भी टेस्ट करें कि आधी रात को या 1 या 2 बजे उनका शुगर लेवल क्या होता है। तो उसके अगर लोअर साइड पे तो हमें जो रात की जो डोज है वो कम करनी पड़ेगी। ये तो एक ज़िम्नन एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर फास्टिंग कंट्रोल में नहीं है तो हमें उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो हम उन अद्वियात का इंतखाब करें जो ग्लूकोज से लिवर को निकालती हैं, जो बंद करती हैं, लाइक मेटफॉर्मिन है, आप उसका इस्तेमाल करें, उसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से। दूसरा ये है कि रात का खाना लाइट करें। हम लोग यहाँ पे जो है असेंडिंग ऑर्डर में खाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के नाश्ता हल्का, दोपहर को फिर और रात को डट के, ठीक है, वापिस हो जाते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में खाना खाते हैं, हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में खाएं। लेकिन डॉक्टर साहब रात के भी जैसे 8 घंटे 9 घंटे हमें कुछ नहीं खाना लेकिन होता, खाना तो ज़रूर लें, लाइट लें। अच्छा। लाइट लें, और अगर पॉसिबल हो तो खाना खाने के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद हल्की सी वॉक स्ट्रोल करके हैं, ताकि जो है एक ये फ़ायदेमंद देगी। दूसरा कि जो रात की जो मैंने बताया कि मेटफॉर्मिन अगर यूज़ करें उसकी डोज को एडजस्ट करें। तीसरा, ये सब कुछ करने के बावजूद वॉक भी करते हैं, खाना भी लाइट कर, फिर भी शुगर लेवल है और मिडनाइट लो भी नहीं होते, तो आप इंसुलिन पे हम जा सकते हैं, बेसल इंसुलिन, यानी जो 24 घंटे में जिसका इफेक्ट रहता है उस इंसुलिन का इंतखाब कर सकते हैं। तो उस इंसुलिन रात को इंजेक्ट किया जा सकता है, तो उससे कंट्रोल, फास्टिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कोशिश ये करें कि पहले इसको नॉन फार्माकोलॉजिकली कंट्रोल करें, यानी कि दवा के बगैर। रात के खाने का कंटेंट ठीक रखें, कम रखें, रात के खाने के बाद हल्की वॉक कर लें। और दूसरा ये कि फिर ना फ़र्क पड़े, मेटफॉर्मिन की डोज अगर डॉक्टर ने बताई उसकी डॉक्टर के मशवरे से बढ़ा लें। तीसरा कि अगर नहीं फ़र्क, चौथी जो चीज़ है कि अपना जो है इंसुलिन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एज ए ट्रीटमेंट मोडेलिटी टू कंट्रोल द फास्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें 2-3 सवाल हैं मेरे। जैसे रात को हम क्या एक चपाती कर लें, जैसे कि कोई डेट खाता है तो वो एक फुल्का ले ले? देखिए, जितने लाइट आप रखोगे ना उतना ही अच्छा आपका कंट्रोल आएगा। देखिए, हम ख़ास तौर पे अब ये हो आजकल ये रहा है कि जो यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि हम लोग रात को देर तक जागते हैं। तो जो देर तक जागना, ये आमतौर पे जब हम कोई भी नॉर्मल आदमी देर तक जागता है तो उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल रात को ज़्यादा बनता है। जब कॉर्टिसोल है, आपको पता है स्टीरॉइड्स है, इंटरनल स्टीरॉइड्स है, तो वो आपके लेवल को, शुगर के लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। और फिर जब इंसान रात को देर तक जागता है तो आजकल जैसे यंग जनरेशन है वो मुख्तलिफ डील्स मंगवाते हैं। तो कोई डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की डील्स है जी, ये वो फ़लाँ डील आ रही है, फ़लाँ डील आ रही है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। एक्टिविटी लेवल तो ज़ीरो होता है। तो एक तो ये ओबेसिटी का बायस बनना होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, वो लेट नाइट खाता ही जा रहा है, वो उसका बिल्कुल, तो ये भी उसके शुगर लेवल को डिस्टर्ब करती है, फास्टिंग को ख़ास तौर पे। देखिए, जब आप फास्टिंग को कंट्रोल करते हो तो आप एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लेते हो, क्योंकि उसका इफेक्ट लाजमी तौर पे आपके दिन के कंट्रोल पे भी पड़ता है, वो भी अच्छे कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रात को, जैसे कुछ लोगों की, जैसे आपने बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, रात के 2-3 बजे उठते हैं तो उनकी शुगर लो होती है। अच्छा, बाज़ लोगों की शुगर लो नहीं होती लेकिन फिर भी वो अपने जो है जहाँ पे सोते हैं ज़रूर टेबल पे, साइड टेबल पे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ रख के सोते हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रख के जो है ना वो सोते हैं कि अच्छा रात को जब मेरी आँख खुलेगी, शुगर लो हुई तो मैं ये खा लूँगा। उसमें क्या होता है कि उनकी शुगर लो नहीं होती लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं, ये कहीं शुगर ना लो हो जाए तो मैं जो पड़ी तो हुई है तो मैं खा ही लेता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपना इसका बंदोबस्त किया होता है। बहुत सारे ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट मैं जानता हूँ
कि जो अपने इस बात के इंतज़ार में होते हैं कि कब उनका शुगर लो हो और वो जो फ्रिज में पड़ी हुई आइसक्रीम पड़ी हुई है और फ्रिज में जो खीर पड़ी हुई है वो हमने खानी है, तो उन्होंने पहले तैयारी करके रखी होती है, तो वो उसके इंतज़ार में होते हैं कब उनकी शुगर लो और वो जाके वो फीस्ट उड़ाएं, अपनी दावत उड़ाएं। तो ये ठीक है, लेकिन देखें जब भी शुगर लो होती है तो उसको एक पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है, जो आ गया नज़र सब खाते जाते हैं। डेफिनेटली आपको क्रेविंग भी होती है उस वक्त, आप दिल करता है आप खाते जाएं, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि उसको बैलेंस तरीके से लेके चलें। ठीक है, इमरजेंसी है, अगर आप जो उसमें जब भी हमने एक प्रोग्राम में बात की थी, पहले आप लिक्विड पोर्शन लें, ग्लूकोज वगैरह ले लें और 15 मिनट वेट 15 ग्राम ग्लूकोज लें और 15 मिनट्स वेट करें, तो फिर उसके बाद अपने शुगर लेवल टेस्ट करें। तो लेकिन हम ये है कि क्योंकि उसकी तरफ जब लपकते हैं तो धड़ाधड़ खाना शुरू करते हैं और बजाय जो हाइपो होता है वो हाइपर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो अगला लेवल हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लोग इंतज़ार करते हैं कि उनको शुगर हो, लो हो। अच्छा, बाज़ औक़ात एक जो मैंने प्री प्रैक्टिस में देखा कि जो लो ब्लड शुगर लेवल है ना, वो बड़ा उसके बारे में जो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट बड़े कॉन्शियस होते हैं, जी लो हो गई है और मैंने फटाफट अपनी इंसुलिन अब मैंने कम लगानी शुरू कर दी डॉक्टर को पूछे बगैर। अच्छा, उसी तरह गोलियां कम कर दी मैंने और मैंने जी फलां दवाई छोड़ ही दी मैंने, मेरी लो हो गई थी, एक दिन लो हो गई थी। अच्छा। लेकिन उनका जो कंसर्न है लो होना, ठीक है इट्स एन इमरजेंसी, लेकिन उनका कंसर्न हाई ब्लड शुगर लेवल पे उतना नहीं होता जितना लो पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। ये तो है। तो अच्छा, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। देखिए लो होने की वजह क्या है, हमें लो होने की वजूहात में थोड़ी सी सिंपली एक्सप्लेन कर दूँ। हमारे जो पेशेंट हैं वो पूछते भी मैं लो हो गई, तो मैं उनको जब भी लिखता हूँ, मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं कहता हूँ प्लीज़ ऑब्जर्व फॉर फ्यू डेज़, तो वो कुछ के आप देखें अभी क्या है। डेफिनेटली रोज़ ऐसे लो हो रहा है। देखिए खाना पीना टाइम पे ना लेना, वक्त पे ना लेना, आपका कोई खाने पीने का औकात नहीं, एरेटिक हैं, बहुत फ्लेक्सिबल किया हुआ, कभी ले लिया कभी ना लिया। एक तो औकात का ख्याल ना रखना, ठीक है। दूसरा, खाने पीने के कंटेंट का ख्याल ना करना, ठीक है। यानी खाने पीने की जो मिकदार है, यानी अगर आप एक रोटी खाते हैं, जो आज मैंने आधी खा ली, आज मैंने खाई नहीं है, ठीक है, मिस कर दिया, ठीक है, तो ये भी हाइपोज कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि खाने के अंदर एक लंबा वक्फा दे दिया, मतलब हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन ली है और पेशेंट का उसका जो लंच टाइम है वो 2 बजे है, तो 4 बज गए हैं, उसने कुछ सुबह से फाके में बैठा हुआ है, तो वो उसके डेफिनेटली उसके अंदर शुगर लेवल नीचे की तरफ जा सकता है। तीसरी जो चीज़ ये होती है कि अनड्यू एक्सर्शन, मतलब फॉर एग्जांपल ख़ासतौर पे ख़वातीन है, वो बाज़ार निकली हुई हैं, शुगर है, दवाई ली हुई है, इंसुलिन ली हुई है, वो इतना आज उनको चलना पड़े, इतनी मार्केटें घूमी हैं उन्होंने शॉपिंग के लिए कि उनकी जो शुगर अल्टीमेटली किसी वक्त लो हो सकती है। या ऐसे जो बच्चे या टाइप 1 या ऐसे अफराद जो डायबिटिक हैं, किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, तो अपने वो मैच खेलने लग गए, अपनी किसी गेम में इन्वॉल्व हो गए, कुछ कार्बोहाइड्रेट का अपना वो स्नैक लिए बगैर, तो एकदम उनका शुगर लेवल नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन आ सकती है कि जिसके अंदर पेशेंट काफ़ी स्केरी होता है, कि खौफ ज़दा होता है। बाज़ औक़ात जो हाइपो इतना खौफ ज़दा करने वाला अमल होता है कि पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, पेशेंट बज़ाते खुद वो काफ़ी डर जाता है, तो वो अपनी दवाइयाँ छोड़ते हैं, लेकिन रीअश्योरेंस चाहिए होता है। पहले हम उन अवामल पे गौर करें कि क्या वजह थी कि इसकी शुगर लो हुई। ये मैंने 3-4 बातें आपको बताई हैं, ये हमें देखनी पड़ेंगी। बाज़ औक़ात पेशेंट होता है कि इंसुलिन डबल लगा लेते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने इंसुलिन लगाई हुई है, दोबारा लगा ली, ठीक, या ओवरडोज कर लिया। ओवरडोज कर लिया कि आप गलती से अगर आप कोई यूनिट्स ले रहे हैं तो 10 यूनिट लेने हैं तो गलती से 20 ले लिए, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, उसमें फिर जैसे वो तो फिर हाइपो हो जाएगा ना, जैसे आप ओवरडोज आपने ज़्यादा ले ली दवाई इंसुलिन, तो उससे फिर जब आपको हाइपो हो तो उसमें फिर आप उसी कुछ ना कुछ मीठा खा लें, जैसे भी आपने कहा कि 15 मिनट के बाद लिक्विड यूज़ करें, लिक्विड 15 मिनट वेट करें, नहीं है तो कुछ सॉलिड पोर्शन भी दें किसी चीज़ का, तो फ्रूट का, जैसे कोई टोस्ट वगैरह, जैम वगैरह या शहद वगैरह लगा के भी दें, तो उससे कुछ काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ये चीज़ है कि आप इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। देखिए किसी भी डायबिटिक पेशेंट का या पर्सन का हमें इलाज नहीं करना चाहिए या उसको इनकरेज करना चाहिए कि ग्लूकोमीटर ख़रीदे, क्योंकि लोग ग्लूकोमीटर 10-10 साल पुरानी डायबिटीज़ या ग्लूकोमीटर नहीं खरीदे। और ये भी एक बड़ी मिथ है कि जो ग्लूकोमीटर बड़ा महंगा होता है,
ये लोगों के अंदर मिथ है कि बड़ा महंगा होता है, पता नहीं कितने लाखों का या हज़ारों का होगा। तो आम जो मीटर है वो 1500, 1600 या 2000, 2500 तक अच्छा मीटर मिल जाता है। तो आपके लिए एक अच्छा मॉनिटरिंग टूल है जिससे आप इस पर नज़र रख सकते हैं, अपनी शुगर लेवल को उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे जो मैं पूछना चाहूँगी वो ये है कि जैसे एक्सरसाइज हो गई या वॉक हो गई, ये हमें खाने से, रात के खाने से पहले करनी चाहिए या रात के खाने के बाद करनी चाहिए? देखिए, अब जो एक अर्सा पहले एक प्रोग्राम पे मैंने भी इसी में बात की थी कि जो लेटेस्ट एक रिसर्च आई थी कि उन्होंने उन लोगों को कंपेयर किया कि जो लोग आधा घंटा दिन में वॉक करते थे और उनका शुगर लेवल देखा, और उन लोगों को देखा कि जो आधा घंटा कंटिन्यूस तो नहीं करते थे, हर खाने के कुछ देर बाद, आधे पौने घंटे बाद 10-10 मिनट के स्पेल्स में करते थे, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए और डिनर के लिए। तो उनका जो कंट्रोल है वो रिलेटिवली बेहतर था जिन्होंने पोर्शंस के अंदर वॉक की। अच्छा, उनका कंट्रोल ज़्यादा बेहतर था। तो ये एक आसानी भी होती है क्योंकि जो खाने के बाद जो शुगर बढ़ रही होती है तो उसमें हम उसको अच्छी तरह चेक रख सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना, यानी ऐसे लोग जिनको खाना खाने के बाद दिल की तकलीफ़ होती है क्योंकि जो खून के बहाव में फ़र्क आता है, तो उसकी वजह से उनको एंजाइना होता खाना खाने के बाद। ठीक है। तो ऐसे लोगों में हम मना करते हैं कि आप जिनके एंजाइना पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना, यानी वो एंजाइना जो खाना खाने के बाद होता है, उसमें हम अवॉइड करते हैं कि खाने के बाद ना करें। अच्छा। तो खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद आप 10 मिनट के 3 स्पेल्स के अंदर वॉक अगर कर रहे हैं या अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी करें, उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। और इन लोगों के लिए आसानी भी होती है जो जाना चाहते ग्राउंड में, किसी पार्क में जाना, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कि घर के कॉरिडोर के अंदर, सहन के अंदर वो अपने 10 मिनट के स्पेल्स ले सकती हैं। सही, ठीक। अच्छा, अभी हमारे प्रोग्राम का जो है वो वक्त भी ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त में से जो है वो वक्त निकाला। और जी नाज़रीन, इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।